अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। शाम के 6 बजने को है और वक्त हो चुका है आपके पसंदीदा शो महाभारत का। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज से पितृपक्ष का समापन हो रहा है और कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है। लेकिन पितृपक्ष के इन 16 दिनों में आपको याद होगा कि चंद्र ग्रहण पड़ा था और उसके बाद तबाही कितनी खौफनाक देखने को मिली। बाढ़ बारिश से जनजीवन किस कदर त्रस्त हुआ, ये सबने देखा। जनहानि हुई, राजनीति के लिहाज से कूटनीतिक उथल पुथल हुई। लेकिन अब आज सूर्य ग्रहण पड़ेगा तो वो कितना शुभ होगा या अशुभ, सूतक का लगेगा भारत में या नहीं, नुकसान का क्या अनुमान है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अब पहले आप दूसरी तस्वीर को देखिए। अमेरिका वर्सेस तालिबान से क्या समझा जाए? क्या ट्रंप के दिमाग में जंगी खुराफात जन्म ले चुकी है? ट्रंप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की पूरी कवायद अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जे को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। यानी ट्रंप के इरादे साफ हैं, वो बगराम एयरबेस के लिए तालिबान से जंग का मूड बना चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि महज एक एयरबेस के लिए ट्रंप सेंट्रल एशिया में जंग के हालात क्यों बनाना चाहते हैं? जवाब इसका हम आपको देंगे। लेकिन पहले अब तीसरी तस्वीर आप देखिए। जेन ज़ी, इन दिनों काफी सुर्खियों में है शब्द। जेन ज़ी ने राहुल गांधी को नकार दिया है। हाल ही में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने डूसू छात्र संघ चुनाव में 4 में से 3 सीटें जीती थी और अब तस्वीरें जीत के उस जश्न की हैं जिसमें एबीवीपी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भगवा लहरा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष, आप गिनते जाइए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, खेल सचिव और सांस्कृतिक सचिव, सभी पदों पर संगठन ने कब्जा जमा लिया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की ये जीत सिर्फ छात्र संघ तक सीमित नहीं है, इसे राजनीति के परिदृश्य से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि इस जीत का असर आगे जो होंगे चुनाव उन पर भी पड़ेगा। अब मैं आपको बता दूं दर्शकों, देखिए, अब नवरात्र से एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, देश को एक बड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संबोधन को काफी खास तरीके से संबोधित किया और इसे काफी खास माना भी जा रहा है क्योंकि आज रात 12 बजे से नया जीएसटी लागू हो रहा है। उससे पहले पीएम मोदी ने बताया कि जीएसटी का फायदा हर तबके को, हर व्यक्ति को मिलेगा, चाहे वो व्यापारी हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, सब लोग इसका फायदा उठा सकेंगे। स्वदेशी के मंत्र से ही देश को शक्ति मिलेगी। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए आप। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। त्योहारों के इस मौसम में सबका मुंह मीठा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। दशकों तक हमारे देश की जनता, आप सभी लोग, देश के व्यापारी अलग अलग टैक्स के जाल में उलझे हुए थे। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज, वेट, सर्विस टैक्स, न जाने भांति भांति के दर्जनों टैक्स हमारे देश में थे। हमने हर राज्यों की
हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा, सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। हम वो सामान खरीदें जो मेड इन इंडिया हो, जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो, हमारे देश के बेटे बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है, हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। और चलिए मैं आपको बता दूं, 122 साल बाद पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इन 16 दिनों में पहले चंद्र ग्रहण लगा और अब पितृपक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण जब लगा तब पूरी दुनिया में उथल पुथल देखने को मिली। बाढ़ बारिश जैसी आपदा आ गई, नेपाल जल गया, कूटनीतिक स्तर पर उथल पुथल देखने को मिली। और आपको अब मैं बता दूं, जब पितृपक्ष में सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है तो ऐसे में इसका भारत पर क्या असर होगा, दुनिया पर क्या असर होगा, वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देती हूँ कि सूर्य ग्रहण क्यों खास है। देखिए, साल 2025 का ये अंतिम यानी कि आखिरी सूर्य ग्रहण है। 122 साल बाद लग रहा है। 122 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लेकिन रात 10:59 से सुबह के 3:23 तक ये सूर्य ग्रहण लगेगा। सूर्य ग्रहण 4 घंटे 24 मिनट तक लगातार रहेगा। आपको बता रही हूं कि भारत में दिखाई नहीं देगा सूर्य ग्रहण, इसका असर नहीं होगा। भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक भी नहीं लगेगा। आपको यह भी बता दूं कि सूतक से जुड़े नियमों का पालन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और साथ ही न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया में ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। दक्षिणी प्रशांत अंटार्कटिका में भी ये सूर्य ग्रहण दिखेगा। ये ग्रहण कन्या राशि में लग रहा है अगर राशि के लिहाज से देखें। लेकिन अगर भारत में हम देखें, साइंटिफिक तौर पर देखें, लोग मानते नहीं, लेकिन जो आध्यात्मिक के तौर पर इस ग्रहण को मानते हैं, तो ऐसे में लोगों को ये किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, क्या यह किसी खतरे का संकेत? सैलाब, सुनामी, भूकंप नवरात्र से पहले होंगे भस्म। राशि पर संकट का साया, ग्रहण काल की अनोखी माया। चंद्र ग्रहण के 15 दिनों बाद सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि यह ग्रहण आंशिक होगा, भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा, लेकिन दूसरे कई देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। रविवार रात 10:59 से शुरू होगा सूर्य ग्रहण, जिसके बाद अगले दिन सोमवार सुबह 3:23 तक रहेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन पितृपक्ष के अंतिम दिन सूर्य ग्रहण का इशारा क्या है? 122 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। पितृपक्ष के 16 दिन में 2-2 ग्रहण लगे हैं। जब चंद्र ग्रहण लगा तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई और अब सूर्य ग्रहण लग रहा है। क्या फिर कुछ अनहोनी होने वाली है? पितृपक्ष में एक के बाद एक 2 ग्रहण लग रहे हैं। चंद्र ग्रहण ने तो उथल पुथल मचा दी, लेकिन सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा।
सवाल है कि क्या इसके बाद भी इसका असर भारत पर पड़ेगा। हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान सूतक काल को बहुत गंभीरता से माना जाता है। सूतक काल के मानने वालों को क्या सूर्य ग्रहण न दिखने की स्थिति में सूतक काल को मानना होगा? इस अबूझ पहेली का जवाब क्या है? जो ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण जो कन्या राशि में पड़ रहा है, वो वास्तविक तौर पर भारत में दृश्य नहीं है। आज पूरे देश में कुछ लोगों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि उसका सूतक भारत में भी रहेगा। ग्रहण जहां दिखाई देता है, जहां उसकी छाया पड़ती है, वहीं उसका प्रभाव होता है। हालांकि विज्ञान इन सब को नहीं मानता, लेकिन आध्यात्म में ग्रहण की एक बहुत बड़ी शक्ति है। ज्योतिषविद पितृपक्ष में 2-2 ग्रहण को एक बड़े संकेत के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है 16 दिन पितृपक्ष में 2 ग्रहण लगे, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा तो बारिश और बाढ़ से पूरा देश परेशान हो गया। पहाड़ टूटने लगे, चट्टानें धंस गई, सैकड़ों की मौत हो गई। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। भारत के कूटनीतिक संबंधों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। दुनिया की बात करें तो रूस यूक्रेन के युद्ध में तेजी आ गई। इजराइल गाजा में विवाद और भी बढ़ गया। क्या ये सब ग्रहों की चाल की वजह से हुआ? आम आदमी पर वो प्रभाव पड़ेगा जो पूरे प्लैनेट अर्थ पर होगा। विज्ञान माने या ना माने, लेकिन आध्यात्म ग्रहण को लेकर जो कहता है वैसा होता दिखता है। सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन न्यूजीलैंड, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और दक्षिण प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। अगर हिंदुस्तान के ज्योतिषविदों की माने तो इसका असर दुनिया की बड़ी इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा दिखेगा। तो वहीं पूजा पाठ, खान पान पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं पर कोई नियम लागू नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साल 2021 में अमेरिका ने 20 साल बाद अफगानिस्तान छोड़ दिया था और मैं आपको बता दूं, देश पर तालिबान की सत्ता काबिज हो गई थी। लेकिन अब ट्रंप अफगानिस्तान में वापसी का प्लान बना रहे हैं और इसकी शुरुआत अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से हो सकती है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान को धमकी भरे अंदाज में कह दिया है, अगर बगराम एयरबेस वापस नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। बगराम पर चीन और रूस के भी अपने अपने दावे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बगराम एयरबेस को लेकर 3 फ्रंट पर जंग की शुरुआत होने वाली है? ये रिपोर्ट देखिए। बगराम बेस पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। तालिबान से टक्कर, जंग होगी भयंकर। बगराम पर कब्जा, ट्रंप का इरादा। खुद को शांति दूत कहने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर अब अफगानिस्तान है। उन्होंने अफगानिस्तान को सीधी चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस का कंट्रोल अमेरिका को नहीं दिया तो हालात बेहद खराब होने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने पूरे सेंट्रल एशिया में हड़कंप मचा दिया है। क्या ट्रंप के दिमाग में जंगी खुराफात जन्म ले चुकी है? ट्रंप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठकें कर रहे हैं। ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। ट्रंप की ये पूरी कवायद अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर कब्जे को लेकर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस को अमेरिका को वापस नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। ट्रंप के इरादे साफ है। वो बगराम एयरबेस के लिए तालिबान से जंग का मूड बना चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि महज एक एयरबेस के लिए ट्रंप सेंट्रल एशिया में जंग के हालात क्यों बनाना चाहते हैं? We're talking now to Afghanistan, and we want it back, and we want it back soon, right away. And if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. दरअसल अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद अहम रहा है। सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में बमबारी की और बगराम एयरबेस पर कब्जा कर लिया। तालिबान के खिलाफ लड़ाई और काबुल पर अपने नियंत्रण के लिए अमेरिका ने बगराम एयरबेस को अपना सैन्य अड्डा बनाया था। साल 2021 में तालिबान की अफगानिस्तान की सत्ता में वापसी हुई और अमेरिका ने काबुल छोड़ दिया। बगराम से भी अमेरिकी सैनिक वापस चले गए। लेकिन अब अमेरिका एक बार फिर एक्टिव हो गया है। बगराम एयरबेस पर ट्रंप की टेढ़ी नजर है और इसका सबसे बड़ा कारण है चीन। ट्रंप को लगता है चीन बगराम एयरबेस पर कब्जा कर सकता है।
बगराम बेस चीन की अपनी परमाणु मिसाइलें बनाने की जगह से ठीक 1 घंटे की दूरी पर है। इसलिए चीन से नजदीकी के कारण इसकी स्थिति रणनीतिक रूप से खास है। ट्रंप ने चीन और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के सामने बगराम एयरबेस को वापस लेने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन दोनों देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद से ट्रंप भड़के हुए हैं। बगराम एयरबेस को लेकर ट्रंप के इरादे जाहिर होने के बाद रूस भी इस मामले में कूद पड़ा है। रूस के तथाकथित मुखपत्र रशिया टुडे ने लिखा, क्या आप जानते हैं 1950 में बगराम एयरबेस को सोवियत यूनियन ने बनाया था। हम निश्चित रूप से कुछ न कुछ हल निकाल सकते हैं। दावा किया जा रहा है बगराम एयरबेस को लेकर जंग 3 फ्रंट पर हो सकती है। सवाल है, क्या चीन, रूस और अमेरिका बगराम पर कब्जे को लेकर कोहराम मचा सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब आपको ट्रंप के नए छलावे के बारे में बताते हैं। दोस्ती का नाम और भारत विरोधी काम, कुछ ऐसी ही नीति पर चल रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, भारत से अच्छे संबंध की बात करते हैं, लेकिन उनका भारत विरोधी काम उनके चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर देता है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में 70% भारतीय हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख, आप सोच सकते हैं कितना होता है रुपयों में, यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। ट्रंप को पता है कि सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं और उनके इस कदम से भारतीयों पर असर पड़ना भी तय है। देखिए रिपोर्ट। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में डोनाल्ड ट्रंप की पूरी दुनिया में भद्द पिट रही है। पूरा विश्व आलोचना कर रहा है, लेकिन ट्रंप है कि मानते ही नहीं है। वो अपनी जिद पर अड़े हैं और सबसे ज्यादा मोहब्बत भारत के साथ दिखा रहे हैं। सबसे पहले टैरिफ पर सबसे ज्यादा मोहब्बत दिखाया, और जब टैरिफ का भारत पर कोई असर नहीं हुआ तो अब H-1B वीजा का बाण फेंका है। का मतलब ऑलरेडी जब उन्होंने बैकलैश देखा है अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, तो उनको समझ आ गया है कि इंडियन टेक्नोलॉजी पावर के बिना अमेरिका की जो लीडरशिप है इन टेक्नोलॉजी, इन इनोवेशन, उसको खतरा हो सकता है। अमेरिका में H-1B वीजा पाने वालों में 70% भारतीय हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा की आवेदन फीस बढ़ाकर सालाना $1 लाख यानी लगभग 88 लाख रुपए कर दी है। ट्रंप को पता है कि सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं और उनके इस कदम से भारतीयों पर असर पड़ना भी तय है। लेकिन नई नीति लागू होने से पहले अमेरिका को H-1B वीजा पर सफाई देनी पड़ी। H-1B वीजा पर भ्रम फैलाया गया कि सभी वीजा धारकों को ये फीस देनी होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। उसी तरह भ्रम ये भी फैलाया गया कि पुराना वीजा धारकों को शुल्क देना अनिवार्य है, लेकिन हकीकत यह है कि सिर्फ नए आवेदकों को फीस देनी होगी। जबकि भ्रम ये भी फैलाया गया कि हर साल H-1B वीजा को रिन्यू करना होगा, लेकिन वीजा के लिए वन टाइम $1 लाख का शुल्क देना होगा। अब जो हो रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने ये किया है किसी को हर्ट करने के लिए। सही है कि 70 से ज्यादा प्रतिशत H-1B वीजा भारतीयों को जाते हैं, वो इसलिए कि हमारा टैलेंट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका दूसरे मायने ये है कि इस टैलेंट के बिना अमेरिका पीछे रह जाएगा। H-1B वीजा के लिए पहले औसतन 5 लाख रुपए लगते थे। ये 3 साल के लिए मान्य होता था, लेकिन अब वीजा के लिए वन टाइम $1 लाख शुल्क देना होगा। दरअसल अमेरिका में H-1B वीजा लेने वालों में 72% के साथ भारतीय सबसे अव्वल है। चीन करीब 12% के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि फिलीपींस, कनाडा और दक्षिण कोरिया के 1% लोग H-1B वीजा लेते हैं। वहीं इस मामले में दूसरे देशों की संख्या करीब 12% है। और अगर हमारे पास लोग हैं भी तो वो बहुत महंगे करते हैं, एंड इंडियन ब्रेन पावर पूरी दुनिया उसका स्वागत करती है। तो शायद उसको ये बात समझ आ जाएगी। ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि ट्रंप का ये आइडिया है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका यूनिफोकस है। लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिका में मैन्युफैक्चर हो, वो ये भी चाहता है कि अमेरिका में फुल एम्प्लॉयमेंट हो। दोस्ती का नाम और भारत विरोधी काम, कुछ ऐसी ही नीति पर चल रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। एक तरफ पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हैं, भारत से अच्छे संबंध की बात करते हैं, लेकिन उनका भारत विरोधी काम उनके चाल, चरित्र और चेहरे को उजागर कर देता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्रिकेट के मैदान पर अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है एशिया कप का सबसे बड़ा महामुकाबला। भारत बनाम पाकिस्तान, सुपर 4 का हाई वोल्टेज कलेश। लेकिन इस बार भी मैं आपको बता दूं कि क्रिकेट से पहले ही छिड़ गई है एक जंग, जबरदस्त जंग, और जंग है मैच रेफरी को लेकर। क्या पाकिस्तान फिर कोई ड्रामेबाजी करेगा या चुपचाप जो मैच खेलेगा? देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान फिर हुआ पूरी दुनिया के सामने जलील। भारत के खिलाफ मैच से पहले हुई भारी बेइज्जती। क्रिकेट का सुपर संडे, पाक में फूटेंगे अंडे। पाक फिर करेगा बायकॉट का ड्रामा, रेफरी का नाम देख छूटेगा पसीना। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप सुपर 4 का हाई वोल्टेज मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मुकाबले में मैच रेफरी का रोल निभाएंगे। पीसीबी ने कई बार हाथ जोड़ कर विनती की थी कि मैच रेफरी पाइक्रॉफ्ट को उनकी टीम के मैचों से हटाया जाए, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी और इस मांग को सख्ती से ठुकरा दिया। दरअसल 14 सितंबर को एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच लीग मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी थे। उस मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया था और टॉस के दौरान कप्तान सूर्य कुमार यादव के बर्ताव पर पाकिस्तान ने सवाल उठाया था। इसी घटना के बाद पाइक्रॉफ्ट विवाद के केंद्र में आ गए थे। यूएई के साथ हुए मैच से पहले ही पाकिस्तान ने खूब नाटक किया था, लेकिन जब मैच रेफरी ने सीरीज से हटने के लिए $16 मिलियन की बात कही तो पाकिस्तान को उसकी औकात याद आ गई। झटपट दौड़ते हुए खिलाड़ी मैदान पर पहुंचे और मैच खेला। मैच के बाद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी को 2 मेल भेजे। पहले में पाइक्रॉफ्ट को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की गई और दूसरे में कम से कम पाकिस्तान के मैचों से उन्हें दूर रखने का अनुरोध किया गया था, लेकिन आईसीसी ने दोनों मांगों को ठुकरा दिया था। आईसीसी ने साफ कहा कि पाइक्रॉफ्ट ने किसी नियम या स्पिरिट ऑफ द गेम का उल्लंघन नहीं किया। वो सिर्फ एशियन क्रिकेट टूर्नामेंट के वेन्यू मैनेजर से मिला मैसेज खिलाड़ियों तक पहुंचा रहे थे। क्योंकि मैच शुरू होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे, इसलिए वो केवल मैसेंजर की भूमिका निभा रहे थे। साथ ही आईसीसी ने पीसीबी पर प्लेयर एंड मैच ऑफिशियल्स एरिया प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया, जिसे पाकिस्तान ने नकार दिया। आईसीसी का संदेश साफ है, रेफरी का फैसला निष्पक्ष होता है, खेल की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ नहीं होगा। अब पाकिस्तान के खिलाड़ी दबाव में हैं क्योंकि उन्हें लगता है पाइक्रॉफ्ट के रहते टीम को नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब एक बार फिर भारत पाक मुकाबले में पाइक्रॉफ्ट को रेफरी नियुक्त करना इस बात का साफ संकेत है कि आईसीसी अपने फैसले पर अड़िग है। अगर आईसीसी पाकिस्तान की मांग मान लेता तो यह गलत परंपरा स्थापित करता। इसलिए इस बार भी रेफरी वही रहेंगे जिन पर पीसीबी को नाराजगी है, और पाकिस्तान जो टूर्नामेंट से हटने की धमकी दे रहा था, कम से कम इस मामले में उसकी गीदड़ धमकी काम नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली देने का मामला एक बार फिर से सामने आया है। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कथित तौर पर आरजेडी समर्थकों द्वारा प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। भाजपा ने आरजेडी और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा नेताओं ने तेजस्वी यादव की सभा से जुड़ा ये वीडियो साझा किया है। क्या कहा है इस बार, आप देखिए रिपोर्ट। सियासत ऐसी कि जुबान थकती नहीं और गाली रुकती नहीं। विरोध ऐसा कि अब शब्दों का सहारा लिया जा रहा है। नाराजगी ऐसी कि बदजुबान करने वाले हर एक लक्ष्मण रेखा लांघ चुके हैं। ये 2 तस्वीरें बिहार के महासंग्राम से जुड़ी सियासत की है, जो विवाद के केंद्र में है। अभी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को दी गई गाली पर तकरार थमी भी नहीं थी कि 24-25 दिन बाद ही एक और गाली का वीडियो सामने आ गया है, और ये भी इतना आपत्तिजनक है आपको सुनाया नहीं जा सकता। इस वायरल वीडियो को बीजेपी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और आरोप लगाया कि बिहार अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी के सभा में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को गाली दी गई, जिसे लेकर बीजेपी अब तेजस्वी और राहुल दोनों को घेर रही है। बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा, पहले कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वर्गवासी माता जी को गाली दी गई, अब फिर राजद के मंच से वही अपराध। इंडी के पास कोई और मुद्दा नहीं तो मां की मर्यादा पर कर रही लगातार प्रहार, इसे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता।
मर्यादा की सारी हदें लांघने वालों जनता कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी यादव के मंचों से प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई। लगा कि 1990 के दशक में जो जंगल राज था उसका संस्कार अभी भी तेजस्वी यादव से हटा नहीं है। ये अपमान है देश के करोड़ों मां का। ये नरेंद्र मोदी की मां को सिर्फ गाली नहीं है बल्कि बिहार के अस्मिता का अपमान। तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली देने का काम राजद के गुंडे, कांग्रेस के गुंडे, लालू प्रसाद जी के परिवार के इशारे पर गाली देने का काम कर रहा है। ये लोकतंत्र के लिए शर्मसार है और जिस दिन ये लोग सत्ता में आ जाएंगे लौटकर, तो जो हम लोग कहते हैं जंगल राज, आतंक राज फिर से स्थापित करने का काम करेंगे। ये गाली देना संयोग नहीं, ये सोचा समझा प्रयोग और उद्योग बन चुका है, अन्यथा ये रोका जाता। अब देखना, जब चोरी पकड़ी गई है, जब ये गाली गलौज पकड़ी गई है, तो वही करेंगे। पहले बोलेंगे कि ये फेक है, फिर बोलेंगे कि हमने नहीं किया, ये किसी और के एजेंट ने किया है। खंडन नहीं करेंगे, ना जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि ये सोची समझी रणनीति है। बीजेपी और सहयोगी दल जहां आरजेडी और कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं उल्टा आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बिहार चुनाव में अपनी हार देखकर बौखलाई बीजेपी। पीएम की मां को गाली देने वाले वीडियो की सत्यता की होनी चाहिए जांच। बिहार अधिकार यात्रा में जिस तरह जनसैलाब उमड़ा है, तेजस्वी यादव जी को जन समर्थन मिला है, इससे घबराहट में भाजपा अब प्रपंच और प्रोपगंडा फैला रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की माता को गाली देने वाला वीडियो की सत्यता की जांच होनी चाहिए। ये बीजेपी शेयर कर और गाली लोगों को सुना रही है। पीएम मोदी की मां को गाली वाली राजनीति पर बिहार के पूर्व मंत्री तेजप्रताप यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की, नहीं तो खुद ही मोर्चा खोलने की बात कह दी। तो जनसुराज के संस्थापक नेता पीके ने साफ साफ शब्दों में कहा, आरजेडी का चरित्र नहीं बदल सकता। माँ जो होती है अपने संतान को पैदा करती है और 9 महीने अपने गर्भ में रखती है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जिन लोगों ने माँ के ऊपर आरोप लगाने का काम किया है और उंगली उठाने का काम किया है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया, उनको जेल जाना चाहिए। हम सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जो माँ जैसे शब्द का अपमान करने का काम किया है, उसको तुरंत से तुरंत जेल भेजे। हम ये मांग करते हैं, हम इसका समर्थन करते हैं। अगर उसको जेल नहीं भेजा जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। जनशक्ति जनता दल महुआ में आंदोलन करने का काम करेगी। तेजस्वी यादव और राजद का जो कैरेक्टर है, मैं बार बार कह रहा हूं कि इनका चरित्र बदल नहीं सकता है। ये कट्टा वाले नेता हैं लोग। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी को आरजेडी के मंच से पहली बार गाली नहीं दी गई। इससे पहले राहुल और तेजस्वी के मंच से गाली दी जा चुकी है। तब भी पीएम की मां के अपमान के मुद्दे को लेकर खूब हंगामा मचा। बीजेपी ने सड़क से सदन तक इस मुद्दे को उठाया, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव में ऐसी घटिया सियासत कब बंद होगी? क्या सत्ता के लिए शब्दों की मर्यादा लांघी जा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर बिहार की जनता पीएम मोदी की मां के अपमान का बदला कैसे लेगी? रिपोर्ट रिपब्लिक। बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। लालू परिवार में ऑल इज नॉट वेल। पहले तेजस्वी यादव और अब रोहिणी आचार्य। परिवार की अंदरूनी जंग खुलकर बाहर आ गई है। चुनाव से पहले क्या खेल, क्या आरजेडी की सियासी जमीन हिला देगा? दिखाते हैं पूरी खबर इस रिपोर्ट में। लालू परिवार में ऑल इज नॉट वेल। पहले तेजस्वी, अब रोहिणी ने की घेराबंदी। चुनाव से पहले खेल, भाई बहन में नहीं मेल। महागठबंधन के स्वयंभू सीएम फेस बने तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
लालू प्रसाद यादव का परिवार जो कभी एकजुटता की मिसाल बन जाता था, अब बटा हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व को लेकर परिवार में पहले ही मनमुटाव की खबरें आई थी और अब भाई के बाद बहन के तेवर भी बदलने लगे। बिहार की राजनीति में लालू यादव के परिवार का वर्चस्व लंबे समय से कायम रहा है, पर 2025 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये पारिवारिक गढ़ दरकने की कगार पर खड़ा दिख रहा है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के घोषित और महागठबंधन के संभावित मुख्यमंत्री चेहरा है। उन्हें न केवल बाहरी मोर्चों पर जंग लड़नी पड़ रही है, बल्कि घर के अंदर भी आग सुलगने लगी है। तेज प्रताप यादव के पार्टी और परिवार से निष्कासन के बाद अब बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेजस्वी के करीबी सांसद संजय यादव पर निशाना साधा है। आरजेडी खेमे में उठता धुआं भीतर की आग को दिखा रहा है। ये आग पारिवारिक रिश्ते में खटास और बाहरी भीतरी के भेद को बता रही है। ये वही पोस्ट है जिसे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर अपने मन की भड़ास निकाली है। बिहार अधिकार यात्रा वाली बस की अगली सीट पर संजय यादव का बैठना इतना बड़ा बवाल मच गया कि रूठी रोहिणी सीधा सिंगापुर चली गई। हालांकि रोहिणी ने इस पहले पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ भी नहीं लिखा था। कैसे शुरू हुआ विवाद? आलोक कुमार के फेसबुक पोस्ट से विवाद शुरू हुआ। पोस्ट में बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर थी। तस्वीर में फ्रंट सीट पर आरजेडी सांसद संजय यादव बैठे थे। सवाल उठे कि तेजस्वी की कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ सकता है। यही पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। हालांकि इस मसले पर सियासत गरमाने लगी तो कुछ ही घंटे बाद रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए दनादन अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं के तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर शेयर कर दी और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी। परिवार में बढ़ते बवाल की आहट से परेशान लालू यादव ने रोहिणी से बात की, लेकिन रोहिणी ने एक बार फिर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें रोहिणी ने अपने पिता लालू को किडनी डोनेट की थी। साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी ने लिखा, जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी, खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके बाद रोहिणी ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और लिखा, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान सर्वोपरि है। रोहिणी का पहले तल्ख तेवर दिखाना और फिर बैकफुट पर आना कहीं न कहीं पिता लालू प्रसाद की नसीहत का असर था। लेकिन रोहिणी ने जता दिया कि लालू फैमिली में तेजस्वी को छोड़कर संजय यादव की स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि इससे पहले संजय यादव के मसले पर पहले तेज प्रताप तो अब रोहिणी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अब तेज प्रताप ने रोहिणी का समर्थन करते हुए बहन के अपमान पर सुदर्शन चक्र चलने की बात कही है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जिस तरीके से बहन ने कहा है, हम उससे सहमत हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। तेजस्वी नहीं चाहते कि परिवार और पार्टी की एकजुटता में टूट का कोई भी संदेश पब्लिक फोरम पर जाए। ऐसे में एक बार फिर संजय यादव को लेकर परिवार में बढ़ता तनाव आने वाले चुनाव में लालू फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोहिणी आचार्य का अपने अकाउंट को प्राइवेट करना जनता को संदेश दे रहा है कि लालू फैमिली में ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन यह गुस्सा केवल संजय यादव के विरोध से जुड़ा नहीं, बल्कि चुनावी साल में टिकट पाने की महत्वाकांक्षा भी घमासान का कारण हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जेनजी ने राहुल गांधी को एक बार फिर से नकार दिया। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव ने एक बार फिर से राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। एबीवीपी ने सभी पदों पर विजय का परचम लहराया और इस जीत ने भारत की जेनजी को भड़काने वाले राहुल गांधी के सपनों को चकनाचूर कर दिया। कैसे? देखिए रिपोर्ट। प्यारी प्यारी आजादी अफसर को दी थी आजादी, याकूब को दी थी आजादी, साहब को दी थी आजादी, और अरविंद मोदी को आजादी, और नस्ल मोदी को आजादी। भाईजान के गढ़ में लहराया भगवा।
दिल्ली टू हैदराबाद, एबीवीपी का दबदबा। एबीवीपी का जलवा, विपक्ष हक्का बक्का। तस्वीरें जीत के उस जश्न की हैं जिसमें एबीवीपी ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में भगवा लहरा दिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, संयुक्त सचिव, खेल सचिव और सांस्कृतिक सचिव सभी पदों पर संगठन ने कब्जा जमा लिया। शिवा पालेपू अध्यक्ष, देवेंद्र उपाध्यक्ष, श्रुति प्रिया महासचिव, सौरभ शुक्ला संयुक्त सचिव, सांस्कृतिक सचिव, ज्वाला खेल सचिव, बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एबीवीपी की इस जीत का विषय किया। हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में एबीवीपी ने सूपड़ा साफ किया। कोई राहुल गांधी को टिश्यू पेपर का एक डिब्बा भेज दे जो जेनजी का भ्रम पाल रहे हैं, जबकि एनएसयूआई केंद्रीय विश्वविद्यालयों से गायब हो रही है। माफ कीजिए राहुल, सिक्स पैक दिखाकर मंच पर उछल कूद करना जेनजी को प्रभावित नहीं करता। दूरदर्शिता, स्पष्टता और नेतृत्व प्रभावित करते हैं। नेपाल और बांग्लादेश जैसी जेनजी क्रांति भारत में देखने का मंसूबा रखने वाले राहुल गांधी के आंखों में दिल्ली के बाद हैदराबाद में एबीवीपी की जीत की ये तस्वीरें चुभ रही होंगी। आपको बता दें, हाल ही में एबीवीपी ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनावों में अध्यक्ष सहित 3 पदों पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई का सूपड़ा साफ कर दिया था। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एबीवीपी की ये जीत सिर्फ छात्र संघ तक सीमित नहीं है, इसे राजनीति के परिदृश्य से भी जोड़ा जा रहा है। विपक्ष के लिए चुनौती बड़ी है क्योंकि इस जीत का असर आने वाले राज्यों के चुनावों पर भी पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको 3 देशों में बिगड़ते माहौल के बारे में बताते हैं। तनाव इतना भड़का कि उग्र प्रदर्शन हुआ, आगजनी हुई, जनता सड़क पर आ गई, कानून व्यवस्था की जमकर धज्जियां उड़ाई गई, सरकारी संपत्ति का जबरदस्त नुकसान हुआ। लेकिन नेपाल में भड़की हिंसा की आग ने कैसे कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। अब 3 देशों में भड़की हिंसा क्या रूप लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कौन कौन से हैं वो देश जहां का तनाव पूरे विश्व भर में चर्चा के केंद्र में है, रिपोर्ट में दिखाते हैं। नीदरलैंड्स में बेकाबू भीड़, फिलीपींस सड़कों पर भीड़, पेरू की सड़कों पर बवाल। ये 3 तस्वीर 3 अलग अलग देशों की है। कहीं आम चुनाव से ठीक पहले सियासी माहौल उस समय गर्मा गया, तो कहीं भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर जनता सड़कों पर उतर गई। एक एक कर आपको तीनों खबरों के बारे में बताते हैं। सैकड़ों की भीड़, चारों तरफ धुआं और पुलिस की कार से उठती आग की लपटें। ये तस्वीरें नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में हुए विरोध प्रदर्शन की है। काले कपड़े पहने और हाथों में झंडा लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। उग्र भीड़ पुलिस से भिड़ गई, एक पुलिस कार को आग के हवाले कर दिया। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने सेंट्रिस्ट पार्टी के दफ्तर को भी निशाना बना डाला। एंटी इस्लाम नेता गीट विल्डर्स ने दंगाइयों को इडियट्स और स्कम कहकर हिंसा की निंदा की। नीदरलैंड्स में 29 अक्टूबर को आम चुनाव होने हैं। सवाल यही है कि प्रवासन की राजनीति में भड़काई गई आग क्या लोकतंत्र की परीक्षा को और मुश्किल बना देगी। अब दूसरी खबर आपको बताते हैं। 30,000 लोगों की भीड़ और पुलिस का चाबुक। तस्वीरें फिलीपींस की राजधानी मनीला की है। कैथोलिक चर्च के पादरी के आह्वान पर ये हजारों लोग मार्कोस सरकार के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है बाढ़ की मार झेल रहे फिलीपींस की बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं में बड़ा घोटाला किया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली गई इस रैली को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी की है। हजारों की संख्या में पुलिस के जवानों को मनीला में तैनात किया गया था। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हम गरीबी में डूबे रहते हैं और नेता हमारे टैक्स से पैसों से बड़ी सेंध लगाते हैं। फिलीपींस के प्रदर्शन पर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की भी नजर है। दोनों देशों ने फिलीपींस में रह रहे अपने नागरिकों को प्रदर्शन से दूर रहने की सलाह दी है। और तीसरी खबर पेरू की राजधानी लीमा की, जहां सड़कों पर हजारों की भीड़, पुलिस से झड़प और जगह जगह आगजनी, जहां शनिवार को प्रदर्शनकारी और पुलिस आपस में भिड़ गए। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शनकारी पेंशन में सुधार, बेहतर वेतन और श्रमिकों की आजीविका की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। स्वयंभू समूह के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने पेरू की सड़कों पर विरोध मार्च निकाला और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कई यूनियनों, पर्यावरणविदों और अन्य कार्यकर्ता समूहों ने भी इसे अपना समर्थन दिया। पेरू में अटॉर्नी जनरल डेलिया एस्पिनोजा को शुक्रवार को 6 महीने के लिए निलंबित किए जाने के बाद राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। ऐसे में इस प्रदर्शन ने हालात को और बिगाड़ दिया। नेपाल में भड़की हिंसा की आग ने क्या कहर बरपाया, ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन अब 3 देशों में भड़की हिंसा क्या रूप लेगी, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। क्या आपने कभी दिन दहाड़े लाइव किडनैपिंग देखी है? अगर नहीं तो पहले हम खबर आपको बता दें और फिर वो दिखाते हैं कि कैसे किडनैपिंग की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिन दहाड़े अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने कानूनी महकमे में हड़कंप मचा दिया। गरबा रिहर्सल कर रही युवती को बदमाशों ने बंदूक की नोक पर सरेआम उठा लिया, लेकिन पुलिस ने इन बदमाशों को कैसे धर दबोचा, कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस रिपोर्ट में देखिए। गरबे की धुन, रिहर्सल में जुटी युवतियां, लेकिन अचानक बंदूक की नोक पर दिन दहाड़े अपहरण। गौर से देखिए मंदसौर से आई इन तस्वीरों को, जहां गरबा रिहर्सल के बीच 2 युवक आते हैं और युवती को जबरन अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वहां मौजूद महिलाएं और बाकी युवतियां बदमाशों को रोकने की कोशिश करती हैं, तो वो पिस्टल निकालकर उन्हें डराने लगते हैं और युवती का अपहरण कर लेते हैं। लड़की विरोध करती रही, लेकिन अपराधी थे कि बंदूक लहराते हुए उसे घसीटते हुए ले गए। कानून की धज्जियां उड़ाने वाली ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। गरबे की प्रैक्टिस कर रहे युवती की फिल्मी अंदाज में किडनैपिंग की यह तस्वीरें मध्य प्रदेश के मंदसौर की हैं। यहाँ गरबे की प्रैक्टिस कर रही एक युवती को बीच कार्यक्रम स्थल से लोगों ने जबरन घसीटकर किडनैप कर लिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह अपराधी बेखौफ होकर भीड़ के बीच से लड़की को खींच कर ले जा रहे हैं। मौके पर प्रैक्टिस के लिए खड़े लोग मूक दर्शक बनकर देखते रहे। युवती के परिवार ने इस घटना के पीछे रिश्तेदारों का हाथ बताया। मामला प्रेम प्रसंग से जोड़ा जा रहा है। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और नाकाबंदी और सर्च ऑपरेशन के बाद युवती को आरोपियों के चंगुल से छुड़वाया। पुलिस ने इस मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मंदसौर का यह सनसनीखेज मामला मोहन यादव सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मंदसौर की इस घटना ने मोहन यादव सरकार की कानून व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि भाई ये कैसे हो सकता है कि युवती को सरेआम बंदूक की नोक पर कैसे बदमाश ले गए। अब ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो नजीर बने। और इन्हीं खबरों के साथ महाभारत में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए फिलहाल इजाजत। एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, लेकिन लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।